हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का विषय जीव विज्ञान अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इस अध्याय को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा दूसरे पार्ट में कवक, पादप जगत और जंतु जगत। अध्याय 2 का में ये दोनों किंगडम पढ़ेंगे और अध्याय 2 खा में ये वाले 3 किंगडम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इससे पिछले चैप्टर में सजीव जगत में पढ़ा था सजीवों के लक्षण और उनके बारे में। तो उसमें एक नाम आया था, उसमें जो नाम था वो था रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने बताया कि इस संसार में 87 लाख प्रकार के लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु की जाति जीव जंतु की जातियाँ पाई जाती हैं। अतः उन सभी का वर्गीकरण हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन जब हम उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वो आसान नहीं है। इसके लिए इन्होंने दिया टैक्सोनॉमी, लेकिन टैक्सोनॉमी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इस अध्याय में पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था अरस्तु ने। अरस्तु, जिनको जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया, इन्होंने केवल पादप जगत और जंतु जगत दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत में जो पादप दिखते थे उनको पादप जगत में और जो जंतु दिखते थे उनको जंतु जगत में इन्होंने डिवाइड कर दिया। इसके बाद इसका अगला दिया कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पादप जगत और जंतु जगत। अरस्तु ने पादप जगत को शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में बांट दिया। जो छोटे पौधे थे, शाकीय थे, उनको शाक में, उससे बड़े जिनमें कांटे थे उनको झाड़ी में, और जो बड़े थे उनको वृक्ष में बांट दिया। इसके बाद कैरोलस लिनियस ने इसको जो पादप थे उनको पादप जगत में, इसमें सारे प्लांट्स रख दिए और इसमें सारे एनिमल्स। लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्गीकरण मान्य नहीं था। इसके बाद आर.एच. व्हिटेकर ने वर्गीकरण दिया, जिसको 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली नाम दिया गया। इन्होंने वर्गीकरण को 5 जगतों में वर्गीकरण किया, जिसमें से फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था कवक, फोर्थ था पादप और फिफ्थ था जंतु जगत। इन्होंने सबसे पहले कोशिका के आधार पर इनको विभाजित किया। जैसे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी प्रोकैरियोटिक कोशिका,
वो सारे जीव मोनेरा में रखे, प्रोटिस्टा में, उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कवक में भी यूकैरियोटिक, पादप में भी यूकैरियोटिक, और जंतु में भी यूकैरियोटिक। जब ये चारों समान हैं तो इनको अलग अलग जगत में क्यों विभाजित किया गया, तो इनके और लक्षण को इन्होंने देखा। इसके बाद कोशिका के आधार पर, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका जो एक कोशिकीय थे, जो एक कोशिकीय थे वो प्रोटिस्टा में रख दिए, और जो बहुकोशिकीय थे ये तीनों, ये बहुकोशिकीय। ये कवक, पादप और जंतु तीनों ही बहुकोशिकीय हैं, तो इनके और लक्षणों के आधार पर इनको विभाजित किया गया। इसके बाद इन्होंने विभाजित करा पोषण के आधार पर, तो पोषण में कवक परपोषी होते हैं, अर्थात दूसरों पर आधारित होते हैं, अपने भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। पादप स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। जंतु भी परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए जंतुओं और पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब इसमें ये मोनेरा अलग हो गया, प्रोटिस्टा अलग हो गया, पादप अलग हो गया, ये दोनों एक जैसे बचे। परपोषी, इनके लक्षण एक जैसे हैं, तो इनको आधार किया गया, इनको अलग किया गया पोषण के आधार पर, पोषण या भोजन ग्रहण करने के आधार पर। ये परपोषी है, लेकिन भोजन कैसा करता है ये, अवशोषण। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अंतर्ग्रहण। ये किसी भी सड़े गले पदार्थों पर उग जाते हैं कवक, और उनसे अपना भोजन अवशोषित करते हैं, जबकि जंतु भोजन को खाते हैं। जितने भी सारे जंतु हैं वो भोजन को खाते हैं। तो इस प्रकार आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी, और उनको कोशिका के आधार पर, कोशिकीय संगठन के आधार पर, पोषण के आधार पर, और उनको भोजन के अंतर्ग्रहण के आधार पर उनको डिवाइड किया। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव रखे, जैसे बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक वाले रखे, लेकिन एक कोशिकीय है। इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों को पढ़ेंगे। कवक में यूकैरियोटिक थे, पादप में यूकैरियोटिक और जंतु में यूकैरियोटिक, दोनों ये तीनों समान थे, इसलिए इनके और लक्षणों के आधार पर इनको पोषण और भोजन ग्रहण करने के आधार पर इनको डिवाइड किया। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, जैसे एक प्रोकैरियोटिक हो गई और एक यूकैरियोटिक हो गई। यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक, प्रो में सबसे पहले शब्द आया प्रा, तो प्रा शब्द से ऐसा होता है प्राचीन। तो ये एक प्राचीन काल की या प्राचीनतम कोशिका है। जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण दूं, जब पहले मोबाइल आया था तो मोबाइल में केवल फ़ोन होता था, फ़ोन कर सकते थे और फ़ोन सुन सकते थे, लेकिन उसके बाद मोबाइल विकसित होता चला गया और उसमें और भी ज़्यादा फीचर्स आ गए, जैसे नेट आ गया, यूट्यूब और बहुत सारे ऐप्स आ गए। इसी प्रकार से ये कोशिका थी, जो प्राचीनतम कोशिका थी वो सिंपल प्रकार की थी। इसमें ज़्यादा जैसे ये असत्य केंद्रक पाया जाता है, दोहरी कला वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते, ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये विकसित प्रकार की कोशिका है और इसमें सारे अंगक पाए जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाएंगे। राइबोसोम 70S और 80S प्रकार के होते हैं। 80S पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि 70S पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इनमें असत्य केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक असत्य, जैसे एक ये मैंने केंद्रक बना दिया,
ये केंद्रक है, ये इसका एम्बलप है और ये इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है। और एक इसके अंदर ये केंद्रिका है। ये है हमारा सत्य केंद्रक। लेकिन असत्य केंद्रक जब होगा तो इसके चारों ओर ये वॉल जो है इसका एम्बलप नहीं होगा। इसका जो अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा। तो इस प्रकार का असत्य केंद्रक पाया जाता है। दोहरी कला वाले कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। दोहरी कला वाले जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एक केंद्रक, इस प्रकार के जितने भी दोहरी कला वाले होते हैं इनके जिनके चारों ओर ये वॉल पाई जाती है डबल, वो कोशिकांग नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है नग्न डीएनए। इनका जो डीएनए होता है जैसे मैंने बताया इससे ही गुणसूत्र डीएनए बनते हैं, तो इसके चारों ओर एम्बलप नहीं होता। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर शेष सभी में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। माइकोप्लाज्मा जो इसकी सेल है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, शेष सभी में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। जैसे जीवाणु है उसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें वर्धी जनन तथा अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अत्यधिक ताप में आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो अत्यधिक ताप होता है जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी आर्की बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, ये पाए जाते हैं। संघ मोनेरा में हम पढ़ेंगे जीवाणु। जीवाणु को दो जीवाणुओं में एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया है। यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया भी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के लक्षण। तो आर्की बैक्टीरिया पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वप्रथम जीव थे। सबसे पहले पृथ्वी पर, जब पृथ्वी पर और जीव नहीं थे और टेम्परेचर पृथ्वी का ज़्यादा था, तब सबसे पहले यही जीव आए थे आर्की बैक्टीरिया। कोशिका भित्ति इनकी लिपिड की बनी होती है। लिपिड क्या करती है? इनको प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इनकी कोशिका भित्ति लिपिड की बनी होती है। थर्ड है ये अत्यधिक ताप में भी रह सकते हैं, जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ऊपर ये रह सकते हैं। इनको 3 समूहों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मीथेनोजन, ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जंतु जैसे गाय भैंस होते हैं उनमें रूमेन में या प्रथम आवासीय में पाए जाते हैं और उनमें रहकर वो सेलुलोज का पाचन करते हैं, सहजीवी का अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स लवणीय क्षेत्रों में, जहाँ पर कीचड़ होती है या दलदली क्षेत्र होते हैं उनमें ये लवणीय क्षेत्रों में पाया जाता है। थर्ड है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म झरने आदि में पाया जाता है, जैसे थर्मोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया के बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इनको बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है लेकिन ये एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात एक ही कोशिका में अपना पूरा जीवन संपन्न करते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं और केंद्रक असत्य प्रकार का, ये मैंने पहले बता दिया था असत्य केंद्रक किस प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी आदि जितने भी दोहरी इकाई कला वाले कोशिकांग हैं वो सभी अनुपस्थित होते हैं। नग्न डीएनए पाया जाता है, अर्थात डीएनए या क्रोमेटिन नेटवर्क बिखरा हुआ पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। जनन ज़्यादातर विखंडन द्वारा होगा और लैंगिक जनन इनमें अनुपस्थित होगा। नेक्स्ट है लाभदायक तथा हानिकारक, ये दोनों ही होते हैं। जनन जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है ये और इसमें विखंडन हो गया, ये यहाँ से बैक्टीरिया टूट गया तो ये बैक्टीरिया एक नया बैक्टीरिया बना लेगा, एक इधर और एक इधर, ये एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। इसी प्रकार इनमें भी ये भी एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बना लेंगे। इस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन या जनन होता है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं। ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, डायग्राम है बैक्टीरिया का। इसके ये सबसे पहले फ्लैजिला है एक, और इसके नीचे वाली लेयर ये वाली, ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति जो उसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे ये कैप्सूल है जो इसको प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के लिए सहायता करती है। ये प्लाज्मिड
और इसमें 70S टाइप के ये राइबोसोम और ये बिखरा हुआ न्यूक्लियोइड। बाकी ये जो इसमें पॉइंट हैं ये साइटोप्लाज्म। इस टाइप से ये एक बैक्टीरियल सेल पाई जाती है, ये एक कोशिकीय होती है। इसके बाद पढ़ते हैं इनका आर्थिक महत्व। जीवाणु हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं। तो सबसे पहले आर्थिक महत्व लाभदायक पढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये दलहनी फसलों में उनकी जड़ों में रहते हैं और वहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जिससे भूमि उपजाऊ बनाते हैं और पौधों में अधिक पैदावार के लिए सहायता मिलती है। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। दूध से दही ये बनाता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। औषधि निर्माण में स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसा से प्राप्त होती है। इसी प्रकार बहुत सारी औषधियाँ जीवाणुओं से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु हानिकारक भी होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग, टीबी ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। इस प्रकार इसके बहुत सारे आर्थिक महत्व भी हैं और इनसे रोग भी हैं। इसके अलावा जानवरों में भी बहुत सारे रोग होते हैं। इसके बाद हम संघ मोनेरा के बाद पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, किंतु इनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, जबकि मोनेरा में असत्य केंद्रक पाया जाता था। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों में हरितलवक उपस्थित होता है। कुछ स्वपोषी होते हैं जैसे क्लोमाइडोमोनास, ये सब एक कोशिकीय होते हैं। क्लोमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय है। मिश्रपोषी यूग्लिना को मिश्रपोषी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको प्रकाश मिलता है तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है और स्वपोषी कहलाता है, स्वपोषी। लेकिन जब इसको प्रकाश नहीं मिलता तो ये दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसको मिश्रपोषी कहा जाता है। ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। इनमें सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन दोनों पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने आज जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा के लक्षण और इनके बारे में पढ़ा। ये चैप्टर 2 भागों में विभाजित है, क और ख में। आगे हम इसके आगे कवक, पादप जगत और जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे वो अगली वीडियो के बाद आपको भेज दिए जाएंगे और जितना भी ये वर्क है ये सब PDF के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।